हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी बेतसुख। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 5 करेंगे। फ्रेंड्स, तो चार चार पार्ट हमने पहले ही कवर कर लिया फ्रेंड्स, जिसमें हमने लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इनकोटर्म्स क्या होते हैं, वेरियस लेटर ऑफ क्रेडिट के टाइप्स क्या होते हैं, वो सारी बातें हमने समझ ली हैं। इसमें फ्रेंड्स हम इस लेक्चर में यूसी पीडीसी 600 की जो गाइडलाइन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो यूसी पीडीसी क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही है। तो यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर द डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। तो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट या जिसे लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं, उसके लिए जो यूनिफॉर्म कस्टम्स और प्रैक्टिसेस अपनाई गई हैं दुनिया भर में, उसे ही यूसी पीडीसी कहते हैं। अब इसे इशू कौन करता है? तो यूसी पीडीसी जो गाइडलाइन है इसको बनाया है आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और आईसीसी की स्थापना 1919 में हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट 1919 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है फ्रेंड्स। ओके, तो यूसी पीडीसी का फुल फॉर्म आपसे पूछा सकता है। तो यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। यूसी पीडीसी कौन इशू करता है? तो इसे इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इशू करता है। आईसीसी कब इस्टेब्लिश हुआ? 1919 में। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। अब एक ऑप्शन फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, मान लीजिए उसमें बायर और सेलर के बीच में कभी डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो किस ऑप्शन का यूज करेंगे? जैसे हमारे यहाँ कंज्यूमर कोर्ट वगैरह ऑप्शन होते हैं, वैसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए डॉकडेक्स ऑप्शन यूज किया जाता है। क्या ऑप्शन यूज किया जाएगा? DOCDEX, डॉकडेक्स ऑप्शन को यूज करके जो बायर्स और सेलर हैं, दो पार्टियां हैं, उनके बीच अगर लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो उसको सेटल करवाया जा सकता है, और इसको डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक्सपर्टाइज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्सपर्टाइज कहते हैं। डॉकडेक्स का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स। ओके, अब अगर सरल लैंग्वेज में आप समझो यूसी पीडीसी, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट को अगर हम समझना चाहें, तो देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, दुनिया भर के देश के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है। हम यूनाइटेड स्टेट्स से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया वाले, या जर्मनी वाले जो है फ्रांस से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आपस में ट्रांजेक्शनें चली हुई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शनें। लेकिन जो टर्म है, जैसे किसी ने कह दिया कि आप जो है ऐसा करो, मुझे मिड ऑफ मंथ में गुड्स अवेलेबल करवा दो, तो मिड ऑफ मंथ का क्या मतलब हुआ? या किसी ने कहा कि आप मेरे को CIF टर्म के उसमें डॉक्यूमेंट वो गुड्स भेज दो। अगर ऐसा है तो इस CIF शब्द का क्या मतलब है? तो जब तक एक गाइडलाइन ऐसी नहीं होगी जिस पर सभी जो है सभी बिलीव करें, सभी उसको एग्री करें, जब तक ऐसी गाइडलाइन नहीं होगी तब तक डिस्प्यूट होते रहेंगे। ओके, तो इसी डिस्प्यूट को हटाने के लिए यूसी पीडीसी लाया गया है, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट को लाया गया है, और इसे आईसीसी ने बनाया हुआ है। आईसीसी ने क्या किया? फ्रेम किए हैं यूनिफॉर्म रूल, एक जैसे रूल और प्रोसीजर बना दिए कि लेटर ऑफ क्रेडिट के अंडर में जो ट्रांजेक्शनें होंगी वो इसी तरीके से ही चलेंगी, जिसके जो गाइडलाइंस हम अभी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, वो हम पढ़ेंगे कि यूसी पीडीसी क्या क्या बातें बताता है और क्या क्या हमें फॉलो करना होता है। तो ये रूल और प्रोसीजर बनाए हैं, उन्हें ही हम यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस और डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट कहते हैं, यूसी पीडीसी। ओके, और कई बार यूसीपी भी कह देते हैं, डीसी डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट साइलेंट भी रह जाता है फ्रेंड्स। ओके, अब यूसी पीडीसी सबसे पहली बार कब आया था? तो फ्रेंड्स 1933 में सबसे पहली बार आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, 1933 में सबसे पहली बार लेकर आया था। फिर इसकी बार बार रिवीजन होता रहा, और सबसे लेटेस्ट रिवीजन जो हुआ है, या लास्ट रिवीजन 2007 में हुआ है। ओके, अब उसके बाद में जो करंट अपडेट है यूसी पीडीसी का, वो है पब्लिकेशन नंबर 600। अभी मैंने आपको कहा यूसी पीडीसी 600, मैंने 600 क्यों कहा? क्योंकि पब्लिकेशन नंबर 600 है, ये पब्लिकेशन नंबर 600 है। इससे पहले कौन सा पब्लिकेशन नंबर था? 500 था। उससे पहले क्या रहा होगा? 400 रहा होगा। ठीक है, तो यूसी पीडीसी का पब्लिकेशन नंबर 600 है इस समय, जो कि कब से इफेक्टिव है? तो 1/7/7 से, 1 जुलाई 2007 से लागू है। तब से इसमें कोई जो है मतलब अपडेट नहीं आया है यूसी पीडीसी में। 1 जुलाई 2007 से लागू है। अब अगला आएगा तो यूसी पीडीसी 700 आएगा, लेकिन अभी के लिए यूसी पीडीसी 600 है, जो कि कब से लागू है? 1 जुलाई 2007 से लागू है फ्रेंड्स। ओके, तो हमने यूसी पीडीसी क्या होता है ये बात समझ ली है। अब थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। यूसी पीडीसी अभी लेटेस्ट वर्जन क्या है? 600। पहली बार कब आया? 1933 में। लेटेस्ट रिवीजन 2007 में हुआ है। लेटेस्ट वर्जन क्या है या पब्लिकेशन नंबर क्या है? तो यूसी पीडीसी 600 है। ये 1 जुलाई 2007 से अप्लीकेबल है। 1/7/7 ऐसे याद रखिएगा, 1 जुलाई 2007 से अप्लीकेबल है। और यूसी पीडीसी 600 में कितने आर्टिकल हैं, अनुच्छेद कितने हैं? तो 39 है। इससे पहले वर्जन जो था वो यूसी पीडीसी 500 था, और उसमें कितने आर्टिकल थे? तो 49 आर्टिकल थे फ्रेंड्स, तो 10 कम कर दिए गए हैं। ओके, अभी
हम पढ़ रहे हैं तो हमें बस केवल लेटेस्ट जानना है। पहली बार 1933 में आया था। लास्ट रिवीजन या लेटेस्ट रिवीजन 2007 में हुआ है। जो लेटेस्ट वर्जन है उसका नाम है यूसीपीडीसी 600 और ये 1 जुलाई 2007 से अप्लीकेबल है। और इसमें कितने आर्टिकल हैं फ्रेंड्स? तो टोटल 39 आर्टिकल यूसीपीडीसी में अवेलेबल हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पर यूसीपीडीसी का जो असली फ़ायदा होगा वो ये होगा, यूसीपीडीसी का असली फ़ायदा ये होगा, मान लीजिए आप एक्सपोर्टर हैं, आपने कुछ गुड्स बनाया है लेकिन आपको इस बात का आइडिया नहीं है कि फाइनली बन करके मेरा एक जो है एक एक यूनिट जो है वो पता नहीं 400 रुपये की पड़ेगी कि एक यूनिट 500 रुपये पड़ेगी। आपको एकदम एग्जैक्ट क्लियर नहीं, क्योंकि सामान जिस हिसाब से मिलेगा इसमें जो हम असेंबल सामान लगाएंगे उस हिसाब से ये डिपेंड करेगा। तो अब अगर मान लो आपने 400 रुपये के हिसाब से दाम लिख दिया उठा करके कि हाँ भाई 400 रुपये में ही इसको हमें बेचना है, और मान लीजिए आपको सामान बनाने में 450 रुपये लग गए, तो अब आपको 50 रुपये का लॉस हो जाएगा। इसके लिए एक्सपोर्टर क्या करते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट में वो एक कीवर्ड डाल देंगे। कीवर्ड क्या डाल देंगे? ऑन वो लिख देंगे अबाउट या अप्रॉक्सीमेट कीवर्ड यूज कर देंगे। मतलब जैसे उसे लगा कि मेरा जो है टोटल $20,000 में मेरा जो सामान है वो $20,000 का लगभग बनेगा, लगभग है, उसको हो सकता है 22,000 रुपये का हो जाए या हो सकता है 18,000 रुपये हो जाए, लेकिन लगभग 20,000 रुपये उसे अंदाज़ा लगा। तो उसने लिख दिया अबाउट $20,000 या उसने लिख दिया अप्रॉक्स $20,000। अगर ऐसा लिख दिया उसने तो उस बात के क्या मायने होंगे उसको इंटरप्रेट करने के लिए हम यूसीपीडीसी का ही यूज करेंगे। तो यूसीपीडीसी की गाइडलाइन कहती है कि यूसीपीडीसी का 600 की आर्टिकल 30 ये कहता है कि अगर किसी एलसी के अमाउंट में अबाउट या अप्रॉक्सीमेट कीवर्ड लिख दिया गया है तो -10% से लेकर +10% का वेरिएशन हम अलाउ कर सकते हैं। देखिए, यदि यूसीपीडीसी ना होता तो अगर किसी ने अबाउट लिख दिया $20,000, मान लीजिए अबाउट $20,000 लिख दिया, और बाद को वो कहता कि ऐसा है कि श्रीमान ये 21,000 रुपये का मेरा $21,000 का सामान बन रहा है, तो जो बायर है वो एग्री कभी ना करता। वो बोलता है कि भैया आपने $20,000 लिखा, हम $21,000 नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 20,000 क्यों लिखा तुमने? अगर 21,000 चाहिए तो 21,000 लिख करके मुझे भेजते। तो ये जो डिस्प्यूट है उसको ही एड्रेस करने के लिए यूसीपीडीसी ने गाइडलाइन बना दी कि अगर किसी ने अबाउट या अप्रॉक्सीमेट लिख दिया हुआ है अमाउंट के साथ में, तो 10% का प्लस या माइनस आपको वियर करना पड़ेगा, उसको ये आप मानकर चलिए फ्रेंड्स। तो इसीलिए यूसीपीडीसी जो गाइडलाइन है वो यहीं पर बेनिफिट करती हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, एक लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखा हुआ है अबाउट $20,000 या अप्रॉक्सीमेटली $20,000, ऐसे लिख दिया उन्होंने। अमाउंट में लिखा अबाउट $20,000 या अप्रॉक्सीमेटली $20,000 ऐसे लिख दिया। तो जो बिल प्रेजेंट किया एक्सपोर्टर ने, यहाँ पर मैंने कई सारे एग्जांपल लिए हैं, अप्रॉक्सीमेटली $20,000 या अबाउट $20,000 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि $20,000 का 10% प्लस, फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिए, 10% कम या ज़्यादा हो सकता है। 20,000 का 10% 2,000 होगा, 2,000 कम या ज़्यादा यानी 22,000 रुपये तक भी हो सकता है और 18,000 रुपये तक भी हो सकता है। यानी 18,000 से 22,000 के बीच में अगर दाम लिखता है, 18,000 से 22,000 के बीच में वो दाम लिखता है एक्सपोर्टर, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसमें ये कीवर्ड लिख दिया गया है। यदि ये कीवर्ड ना लिखा होता, अमाउंट कितनी है $20,000 ऐसे लिख दिया होता, तो $20,000 ही एग्जैक्टली होगा। आप उससे कम या ज़्यादा का बिल एक्सपोर्टर नहीं दे सकता। लेकिन अगर एक्सपोर्टर ने अबाउट या अप्रॉक्सीमेट कीवर्ड यूज कर दिया है तो उस बात का उसे फ़ायदा मिलेगा। अब मान लीजिए कि उसने अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 20,000 लिखा है और बिल जो लेकर आए 18,000 का, तो अब उसे इंपोर्टर पे करेगा, बायर पे करेगा, क्योंकि 18,000 रुपये भी चल जाएगा, 10% का माइनस चल जाएगा। अब उसने 22,000 का बिल पेश प्रेजेंट किया है, तो 20,000 का 10% देखा 22,000 होता है, ये भी चल जाएगा। उसने 16,000 का बिल दे दिया, अब ये 10% से ज़्यादा, मतलब 10% से कहीं कम कर दिया उसने, 20% कम कर दिया, ये अलाउ नहीं है। तो ये बिल अलाउ नहीं करेगा, बायर इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसने 23,000 का बिल दे दिया, अब ये 10% तक 22,000 हो रहा है, तो 10% से ज़्यादा हो रहा है, 15% के आसपास हो रहा है, तो 15% भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो इसे मना कर देगा। तो मतलब मैक्सिमम 10% हो सकता है, मिनिमम 10% का घट सकता है। घटाओ में 10% घटा लीजिए, बढ़ने में 10% घटा लीजिए, बढ़ा लीजिए, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे। तो ये भी अलाउ नहीं है, ये भी अलाउ नहीं है। अगर इस एग्जाम्पल में हम समझें तो 18,000 से 22,000 के बीच का कोई भी अमाउंट चल जाएगा। 18,000 चल जाएगा, 22,000 चल जाएगा। 18,000 से 22,000 के बीच में नहीं है तो ये नहीं चलेगा। 23,000 इसके बीच में नहीं चलेगा। 20,500 इसके बीच में है तो ये चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ जो समझने वाली बात है कि अगर लेटर ऑफ क्रेडिट में अबाउट कीवर्ड या अप्रॉक्सीमेटली कीवर्ड यूज
कर गया तो 10% प्लस 10% से लेकर -10% तक का वेरिएशन हम अलाउ कर देते हैं फ्रेंड्स। तो ये बात आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। इसमें देखिए आपको केस स्टडी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इन्हीं बातों पर लेटर ऑफ क्रेडिट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं बातों पर केस स्टडी दे दी जाती है आपको। ओके, अब क्वांटिटी की बात करेंगे। क्वांटिटी में भी यूसीपीडीसी कहता है, यूसीपीडीसी के आर्टिकल 30 कहता है। यह आर्टिकल फ्रेंड्स रटने की जरूरत नहीं, अगर आपको ध्यान रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो यूसीपीडीसी की गाइडलाइन कहती है कि अगर जो है क्वांटिटी ऑफ गुड जो है लेटर ऑफ क्रेडिट में नहीं लिखा है, यदि लेटर ऑफ क्रेडिट में ये नहीं लिखा है कि कितनी क्वांटिटी होगी, तो हम +5% से लेकर -5% तक का वेरिएशन अलाउ कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, अगर अमाउंट नहीं लिखी है तो 10% ±10% का हम अलाउ कर रहे थे। वैसे ही अगर क्वांटिटी नहीं लिखी हुई है लेटर ऑफ क्रेडिट में, खास स्पेशली लिखी नहीं हुई है, खाली छोड़ दिया गया है, तो 5% माइनस से लेकर के 5% प्लस तक का वेरिएशन अलाउ कर देते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल, जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ जाएगा, आपको वो पूछ लेंगे कि व्हेन, उसमें वो और सारा डेटा देंगे, मैंने इसमें सिर्फ काम की बात लिखी हुई है। व्हेन द इशूइंग बैंक ऑब्जर्व एलसी, इशूइंग बैंक के पास लेटर ऑफ क्रेडिट आया, उसने ऑब्जर्व किया कि 2% का वेरिएशन है क्वांटिटी में, जो गुड्स की क्वांटिटी है जो सप्लाई की गई उसमें 2% का वेरिएशन उसको फील हो रहा है, तो क्या इसे आप टॉलरेट करोगे? तो फ्रेंड्स बिल्कुल, अगर उसमें लेटर ऑफ क्रेडिट में क्वांटिटी लिखी नहीं है तो +5% से लेकर के -5% तक का हम जो है वेरिएशन टॉलरेट करते हैं। और यहाँ कितने परसेंट का है, +2% या -2% का जो है वेरिएशन है, तो ये तो बिल्कुल टॉलरेट कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप कि इस लेक्चर का आपको मेन पर्पज समझ में आ गया होगा कि आपको ऐसे गाइडलाइन दी होगी, जैसे लिख करके पूछेगा फ्रेंड्स कि क्या हम इसे टॉलरेट कर लें। जैसे एक क्वेश्चन यही है कि बैंक जो है, देखिए बैंक क्या करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट में डॉक्यूमेंट में डील करता है। ध्यान दीजिएगा, बैंक को कभी भी इस बात से वास्ता नहीं है कि आपका गुड्स कैसा है या ख़राब है, बैंक हमेशा डॉक्यूमेंट में डील करता है। यदि मेरे डॉक्यूमेंट ठीक हैं, डॉक्यूमेंट जो आया है उसमें इनवाइस में लिखा हुआ है कि 2200 कार आनी थी, 200 कार आई हुई है, या फिर जो है बिल ऑफ लेडिंग में ये लिखा हुआ है कि हाँ 200 कार यहाँ शिप की गई है, अगर ये सारे फैक्ट सही हैं तो हम ये इशूइंग बैंक या निगोशिएटिंग बैंक का ये कोई मतलब नहीं है कि गुड्स कैसा है, कार कैसी आई है, वो उनका कंसर्न नहीं है। पूरी कार खराब आई हो, बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक जो है किस में डील करता है, डॉक्यूमेंट में डील करता है, गुड्स में डील नहीं करता है। एक और एग्जांपल समझिए, अमेरिका से आम चला या आम आया आपके देश में, मैंगो आ गया, मैंगो रास्ते में ख़राब हो गए, लेकिन डॉक्यूमेंट अगर प्रॉपर हैं तो बैंक पेमेंट कर देगा। आम सड़ जाए, फेंक जाए, कुछ हो जाए, बैंक को उससे कोई लेना देना नहीं हुआ। इसीलिए मतलब ये यूसीपीडीसी की गाइडलाइन है, मैं जो जहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैंक की गाइडलाइन है, यूसीपीडीसी की गाइडलाइन है, और बैंक इसी के अकॉर्डिंग ही चलेगा। बैंक इस बात से नहीं कि वो आपका इम्पोर्टर आकर के कह रहा है कि सारे आम तो सड़े हुए हैं, मैं इसकी पेमेंट नहीं करूंगा, तो वो पेमेंट आप करो या ना करो वो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन गाइडलाइन के हिसाब से मुझे निगोशिएटिंग बैंक को या एक्सपोर्टर को पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं। ओके फ्रेंड, तो उसी तरीके से क्वेश्चन आ गया कि जो है लेटर ऑफ क्रेडिट में 2% का वेरिएशन क्वांटिटी ऑफ गुड में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 10% का वेरिएशन हम किस में अलाउ कर रहे हैं, जो लेटर ऑफ क्रेडिट में अमाउंट लिखी हुई है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसका जो अमाउंट है उसका 10% अलाउ करेंगे, और अगर क्वांटिटी की बात होगी तो सिर्फ 5% का अलाउ करेंगे। इसमें आपको कन्फ्यूजन बन सकती है, इसीलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जब क्वान्टिटी होगी तो 5% होगा, अगर अमाउंट होगा तो 10% होगा। जैसे भी आप याद रख सकते हैं, याद जरूर रखिएगा। अब एक और बात समझेंगे, एक्सपायरी डेट ऑफ एलसी, जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसकी एक्सपायरी डेट जो है ऐसी डेट को पड़ जाती है जब पब्लिक हॉलीडे है, यानी बैंक बंद है, बैंक बंद है। मान लीजिए लेटर ऑफ क्रेडिट जो है 26 जनवरी को पड़ गया, एक्सपायरी डेट 26 जनवरी को, 26 जनवरी को इंडिया में बैंक बंद हैं, तो अगर ऐसे केस में लेटर ऑफ क्रेडिट की जो एक्सपायरी डेट है वो अगर छुट्टी वाले दिन पड़ जाती है, तो जो निगोशिएशन होगा, जो पेमेंट वगैरह होगी, वो अगले दिन नेक्स्ट वर्किंग डे पे होगी। नेक्स्ट वर्किंग डे मान लीजिए 27 को भी छुट्टी है तो बैंक 28 को निगोशिएट करेगा। ओके फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है 16 तारीख को एक्सपायर कर रहा है, लेकिन 16 तारीख को इंडिया में छुट्टी है और 17 और 18 को सैटरडे और संडे है, तो बताइए ये लेटर ऑफ क्रेडिट किस दिन निगोशिएट किया जाएगा। तो 16 को तो छुट्टी है तो बंद ही रहा, शनिवार रविवार की छुट्टी होती है, मान लीजिए सेकंड सैटरडे है तो छुट्टी हो गई इसमें भी, तो 16 निकल गया, 17 निकल गया, 18 निकल गया, तो 19 तारीख को जा करके निगोशिएशन होगा फ्रेंड्स। ओके, तो लेटर ऑफ क्रेडिट में ये बात आप याद रखिएगा। एक यहाँ पर एक स्पेशल वर्ड यूज होता है, कीवर्ड यूज होगा फ्रेंड्स, फोर्स मेज्योर क्लॉज होता है। ये क्या होता है फ्रेंड्स समझिए, फोर्स मेज्योर क्लाज क्या होता है, फोर्सफुली किसी को बंद कर दिया गया, ऐसे याद रखिए। फोर्स मेज्योर का क्लाज होता है कि मतलब कि फोर्सफुली बंद कर दिया गया, बैंक जबरदस्ती बंद हो गया, कहने मतलब
जिस दिन लेटर ऑफ क्रेडिट की एक्सपायरी थी, मान लीजिए 25 जो है जून को लेटर ऑफ क्रेडिट की एक्सपायरी डेट थी, और जो आपका जो इसका ओनर है, लेटर ऑफ क्रेडिट का ओपनर है, वो आपके पास लेटर ऑफ क्रेडिट लेकर के आ रहा था, 25 जून ही लास्ट डेट थी, उसी डेट को वो आ रहा था। लेकिन क्या हुआ, बैंक बंद हो गया। किस वजह से? दंगे हो गए, स्ट्राइक हो गई, या टेररिस्ट अटैक हो गया, युद्ध हो गया, या ईश्वर का एक्ट ऑफ गॉड, मतलब तूफान आ गया, आंधी आ गई, बाढ़ आ गई, कुछ भी ऐसा हुआ कि बैंक बंद हो गया। अब एक्सपायरी डेट 25 जून की ही थी, उसी दिन ही लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपायर हो जाना था। कस्टमर भी 25 जून को ही आपके पास आया, लेकिन अब उस दिन दंगे हो गए, एक्ट ऑफ गॉड, बाढ़ आ गई, भूकंप हो गया, वार, युद्ध छिड़ गया, इसकी वजह से वो उस दिन बैंक बंद हो गया, फोर्स मेज्योर हो गया। क्या हुआ, बैंक 25 तारीख को बंद हो गया, क्योंकि ज़बरदस्ती बंद करना पड़ा, फोर्स मेज्योर इसे कहें, फोर्सफुली बंद हो गया। तो फोर्स मेज्योर में अगर ऐसा हो जाता है, इस वजह से, यदि यानी एक्ट ऑफ गॉड, ऐसी वजहों से बंद हो जाए बैंक जो उसके कंट्रोल में होना, बैंक जो है बैंक के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि बैंक नहीं कंट्रोल कर सकता। दंगे छिड़ जाएंगे, उसमें बैंक का कोई रोल नहीं है। स्ट्राइक हो जाएगी, बैंक का कोई रोल नहीं है ना। या फिर जो है जैसे अभी लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन में बैंक का कोई रोल नहीं है। तो अगर ऐसी वजहों से बैंक बंद हो जाता है, फोर्स मेज्योर हो जाता है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है उसको वो ऑनर नहीं करेगा। मतलब 25 तारीख को ही अगर एक्सपायर हो गई है, तो अब अगर मान लो 26 तारीख को बैंक खुलता है, तो 26 तारीख को लेटर ऑफ क्रेडिट को इंटरटेन नहीं करेगा, ऑनर नहीं करेगा, उसका पेमेंट नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या था, छुट्टी पड़ गई, छुट्टी पड़ गई, तो 26 जनवरी को छुट्टी पड़ गई, तो कोई बात नहीं सर, ऐसा करो आप 27 को आ जाओ, हम 27 को ऑनर कर देंगे। लेकिन 25 जून को जो है फोर्स मेज्योर हो गया, तो आप अगर 26 को आ गए, अगले दिन बैंक खुला भी है, तो इस लेटर ऑफ क्रेडिट को इंटरटेन बैंक नहीं करेगा। तो अब इस केस में इस केस में क्या करेगा, एक्सपोर्टर क्या करेगा, तो इन दिस केस एक्सपोर्टर नीड टू गेट द एक्सपायरी डेट एक्सटेंडेड बाय अमेंडमेंट टू एलसी। तो इस केस में लेटर ऑफ क्रेडिट को अमेंड किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा, और मॉडिफाई करके उसकी एक्सपायरी डेट को 10 दिन, 5 दिन, जितने भी दिन उसको जरूरत है उस हिसाब से बढ़ा दिया जाएगा। तब जा करके ये बैंक, इशूइंग बैंक, उसकी पेमेंट करेगा। ओके फ्रेंड, तो आई होप कि यहाँ पर दो बातें, एक्सपायरी डेट वाली बात आपने समझ ली। अगर पब्लिक हॉलीडे है तो अगले दिन आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके अगले दिन भी छुट्टी तो अगले दिन आ जाओ। अगला वर्किंग डे होना चाहिए, जिस भी वर्किंग डे पे छुट्टी के बाद में मौका मिलेगा उस दिन बैंक इंटरटेन कर देगा। लेकिन अगर फोर्स मेज्योर हो गया, बैंक फोर्सफुली बंद हो गया, दंगे की वजह से, टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई, एक्ट ऑफ गॉड, बाढ़, तूफान, आंधी, कुछ भी हो गया जिसकी वजह से आपका बैंक बंद हो गया, फोर्स मेज्योर हो गया, तो उस लेटर ऑफ क्रेडिट को बैंक इंटरटेन नहीं करेगा। अब इस लेटर ऑफ क्रेडिट की एक्सपायरी डेट को एक्सटेंड करवाना पड़ेगा एक्सपोर्टर को। तो वो एक्सटेंड कब होगी, जब उसमें अमेंडमेंट होंगे। जब अमेंडमेंट होंगे तभी जा करके, अमेंडमेंट तभी होता है जब सभी पार्टियां एग्री करती हैं। आपको याद होगा रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट और इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट में यही दिक्कत थी। रिवोकेबल में क्या हो रहा था, जब भी चाहो तब भी रिवोक कर लो, इसमें किसी को कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इररिवोकेबल में क्या होता है कि आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा सभी पार्टियों को। अगर सेलर, निगोशिएटिंग बैंक, सारे बैंक और सारी पार्टियां एग्री करेंगी तभी वो आप उसे कैंसिल कर पाओगे फ्रेंड्स। ओके, तो हमने एक्सपायरी डेट का कॉन्सेप्ट समझ लिया। डेट ऑफ डॉक्यूमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये हटा दीजिएगा। आर्टिकल 14 कहता है यूसीपीडीसी का, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर एलसी कैन बी प्रायर टू एलसी बट नॉट लेटर देन एलसी। मतलब कहने का, लेटर ऑफ क्रेडिट मान लीजिए 15 तारीख को बना है, तो जो इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो उससे पहले के हो सकते हैं, उस दिन के हो सकते हैं, 15 तारीख के हो सकते हैं, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के कभी के हो सकते हैं, लेकिन 16 तारीख और 18 तारीख के मैं अलाउ नहीं करूँगा। मतलब कहने का यही है कि लेटर ऑफ क्रेडिट से पहले के डॉक्यूमेंट ओके हैं, बाद के डॉक्यूमेंट नॉट ओके हैं। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझिए, एलसी की जो डेट है वो 15 मई है, ठीक है, 15 मई है। इंश्योरेंस 10 तारीख को हुआ है, ठीक है, 10 तारीख को पहले हुआ है, इट्स ओके। डेट ऑफ इनवॉइस 6 मई की है, ये और पहले हो गया, ये भी ओके है। और डेट ऑफ एक्सपोर्ट जो है 16 मई की है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो है ये डॉक्यूमेंट हैं आपके, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट के ये डॉक्यूमेंट हैं। डेट ऑफ एक्सपोर्ट जो है किस डेट को सामान जा रहा है, ये वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर एक और बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो डेट ऑफ एक्सपोर्ट है वो हमेशा एलसी के बाद की होनी चाहिए या एलसी के डेट की होनी चाहिए। मतलब कहने का, 15 तारीख को आपने लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाया, ठीक है, और आपने 10 ही तारीख को सामान भेज दिया है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक लेटर ऑफ क्रेडिट आपके पास है नहीं, 10 तारीख को कैसे भेज दिए सामान भाई। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या कहता है, लेटर ऑफ क्रेडिट यही तो कहता है कि मैं सारी टर्म्स और कंडीशन लिख करके दूंगा। 200 कार लानी है, किस कंडीशन में लानी है, कहाँ तुम लाओगे, कहाँ तक मैं उठाऊंगा, कहाँ तुम्हारा पिकअप पॉइंट होगा, कहाँ मेरा एंड पॉइंट होगा, सारी बातें होती हैं। और एलसी बनी है 15 तारीख को तुम बनवाए और सामान यहाँ से 10 ही तारीख को भेज दिए, कहाँ प्रैक्टिकल पॉसिबल है, ये ठीक नहीं है भाई। 10 तारीख को कैसे भेज दिए, हाँ 15 तारीख को एलसी बनी थी, तुम 15 को ही भेज देते,
ठीक है, आज ही एलसी बनी, लेटर ऑफ क्रेडिट मिली और सारे डॉक्यूमेंट सारा गुड्स हमने लोड किया, भेज दिया, 16 को भेज दिया, 18 को भेज दिया, दैट इज ओके। लेकिन तुम ये सोचो कि जो है लेटर ऑफ क्रेडिट जो है 15 का है और हम 6 तारीख को ही गुड्स भेज देंगे, तो ये गलत है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले के होने चाहिए। 15 तारीख के लेटर ऑफ क्रेडिट हैं और डॉक्यूमेंट्स पहले के होने चाहिए, लेकिन शिपमेंट या तो उस डेट को हो या उसके बाद होनी चाहिए, एलसी के बाद होनी चाहिए। एलसी 15 तारीख की है, कोई दिक्कत नहीं है, 15 तारीख आप यहाँ लिख लो, उससे पहले आओ। अब इंश्योरेंस 10 तारीख हुआ, ठीक है, उससे पहले आया, इनवाइस 6 तारीख को मिली, ये भी ठीक है। और जो एक्सपोर्ट हुआ है वो देखो 16 मई को हुआ है, यानी बाद में हुआ है, तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक हैं, तो ये अलाउड है फ्रेंड्स। ओके, लेकिन यहाँ देखिए एलसी 5 दिसंबर की है, ठीक है, इंश्योरेंस भी आपने 5 ही को करवा लिया, ये भी ठीक है, इनवाइस 4 तारीख की है, ये भी ठीक है, लेकिन आपने एक्सपोर्ट 1 दिसंबर को कर दिया है, सामान 1 दिसंबर को ही भेज दिया और एलसी 5 की बनी। क्या ये प्रैक्टिकली सही है? जब तक लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं बनी, हमारी आपके टर्म्स और कंडीशंस नहीं बन पाई हैं, 1 तारीख को कैसे सामान आपने भेज दिया? ये गलत है। ओके, तो ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स। ओके, आपको जो वहाँ पे मिलेगा जो है आपको केस स्टडी या क्वेश्चन, उसमें ऐसे ही देंगे, वो आपसे पूछेंगे कि क्या ये ठीक है, ये वैलिड है, ये एलसी ट्रांजेक्शन वैलिड है या नहीं, तो वो उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक और एग्जांपल देखिए, एलसी 20 जनवरी की है, ठीक है, इंश्योरेंस आपने 21 को करवाया, बताइए 20 तारीख को मैंने आपको बताया कि जो डॉक्यूमेंट है वो पहले के होने चाहिए, 20 का होता चल जाता, 19 का होता चल जाता, 20 तारीख को आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट बनी है और सामान का इंश्योरेंस 21 तारीख को हुआ है। एक दिन के अंदर में जब जहाज़ पे वो जा रहा है, जहाज़ डूब गया, सारा आपको लॉस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये सही नहीं है। तो इसलिए अगर एलसी 20 की है और इंश्योरेंस 21 का है तो ये गलत है। ओके, इन सारे डॉक्यूमेंट्स पहले के होने चाहिए, शिपमेंट उसी डेट या उसके बाद की होनी चाहिए, लेकिन डॉक्यूमेंट सारे उसके पहले के होने चाहिए। 20 तारीख को एलसी बनी, ये ठीक है, इनवाइस 15 की है, चल जाएगा, डेट ऑफ एक्सपोर्ट 20 ही तारीख को एक्सपोर्ट किया, वो भी चल जाएगा, लेकिन इंश्योरेंस एक दिन बाद करवाया, ये बात नहीं हजम होगी, ये चलेगा नहीं। ओके फ्रेंड, तो ये वैलिड नहीं है। तो हमने ये भी समझ लिया कि डेट ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट में होते हैं वो लेटर ऑफ क्रेडिट के बनने के पहले के होने चाहिए। और शिपमेंट के केस में क्या होगा, शिपमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट की डेट को या उसके बाद होना चाहिए। ओके, उसके बाद में अब अगला देखिए, प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। एक बार लेटर ऑफ क्रेडिट जो है बन गया, सारी ट्रांजेक्शन हो गई, तो डॉक्यूमेंट लेकर के कस्टमर बैंक में जाएगा, निगोशिएट करने के लिए जाएगा। अब डेटा एलसी की जो डेट ऑफ एक्सपायरी है उसमें अगर मान लीजिए लिखा हुआ है ऑन आर अबाउट, अगर ऑन आर अबाउट लिखा हुआ है, जैसे ऑन 20 जुलाई या अबाउट 20 जुलाई, मतलब ये किस केस में होगा, जैसे किसी को ये निश्चित नहीं कि मैं 20 तारीख तक माल बना करके पूरा भेज पाऊंगा कि नहीं भेज पाऊंगा, हो सकता है मुझे 22-23 तारीख लग जाए, तो इसीलिए उसने ऑन 20 तारीख लिख दी। जैसे वहाँ पर अमाउंट के केस में था, उसे लगा कि $20,000 में हो जाएगा, लेकिन आगे पीछे हो सकता है, इसीलिए वहाँ पर भी उसने कीवर्ड डाल दिया था, अप्रॉक्स वाला डाल दिया था, अबाउट वाला डाल दिया था। उसी तरीके से ऑन आर अबाउट, अगर ये पूरा लिखा होगा फ्रेंड्स, ऑन आर अबाउट, ऐसे ऑन 20 जुलाई नहीं, ऑन आर अबाउट करके 20 जुलाई लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 जुलाई से +5 दिन और -5 दिन तक ये डॉक्यूमेंट बैंक में प्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझे बात को। अगर ऑन आर अबाउट लिखा हुआ है उसमें लेटर ऑफ क्रेडिट में एलसी के साथ में 20 जुलाई लिखा होता, तो इसका मतलब 20 जुलाई को ही प्रेजेंट कर देना है, लास्ट डेट 20 जुलाई हो गई। लेकिन अगर ऑन आर अबाउट 20 जुलाई लिखा है तो 20 जुलाई से पहले 5 दिन पहले 15 जुलाई तक और 5 दिन बाद तक यानी 25 जुलाई तक अलाउड होता है फ्रेंड्स। ओके, तो जब भी 20 जुलाई इसमें लेंगे तो 21, 22, 23, 24 और 25 ऐसे 5 दिन लीजिएगा, और इधर लेना है तो 19, 18, 17, 16 और 15 ऐसे 5 दिन लीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, इस डेट को छोड़ दीजिएगा, इधर के 5 दिन एक्स्ट्रा इधर के और 5 दिन इधर के लेते हैं। तो प्रेजेंटेशन आप ये किसको, कस्टमर को अगर देना है, 5 कैलेंडर डे होंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो 5 डे हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा वर्किंग वगैरह, 5 कैलेंडर डेज। ओके, तो अगर मान लो 20 तारीख को प्रेजेंट होना था 20 जुलाई को, तो 15 से लेकर के 25 जुलाई के बीच में आपको प्रेजेंट कर देना होगा। अब इस बीच में अगर छुट्टियाँ हैं तो उन्हें भी काउंट किया जाएगा, क्योंकि हम बात कैलेंडर डेज की कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए 20 तारीख को प्रेजेंट होना है और मान लीजिए 16, 17, 18 तीनों दिन छुट्टी हैं, तो भी ये 3 दिन काउंट कर लिए जाएंगे। इसीलिए 5 दिन इधर और 5 दिन उधर दिया जा रहा है कि लगातार 10-12 दिन की छुट्टियां नहीं पड़ती हैं नॉर्मली, है ना। तो अगर किसी लेटर ऑफ क्रेडिट में डेट के साथ में ऑन आर अबाउट ये लिखा हुआ है तो 5 दिन आगे और 5 दिन पीछे अलाउ हो जाता
है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे ऑन आर अबाउट 20 जुलाई लिखा हुआ है, तो 15 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक आप डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, कस्टमर प्रेजेंट करेगा, प्लस ये कैलेंडर डेज की बात हो रही है, आपके जो है वर्किंग डे की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है फ्रेंड्स? कैलेंडर डेज की। अब पार्शियल शिपमेंट, पिछले लेक्चर में हमने पार्शियल शिपमेंट के बारे में पहले ही पढ़ लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं, इन्होंने हल्का सा डेफिनेशन और अपडेट की है। सेम वेसल इज यूज टू डिलीवर द गुड्स, सेम वेसल यूज हुई है और सेम जर्नी अगर हुई है तो इसे पार्शियल शिपमेंट नहीं कहते हैं। जैसे एक बायर ने 300 कार खरीदी है, ठीक है, क्या हुआ, 1 जून को जा करके 200 कारें लदवा दी एक्सपोर्टर ने, और अगले जो है मतलब 6 जून को जा करके 100 कारें और लदवा दी उसी शिप पर, और ये 300 जो है कारें लदी। उसके बाद में जो है 6 जून को जब लद गई तो 12 जून को ये इंडिया चला और ला करके जो है 300 कारें जो है कस्टमर बायर को दे दिया। तो इस तरीके के केस में फ्रेंड्स हम इसे पार्शियल शिपमेंट नहीं कहते हैं। भले ही 2 बिल ऑफ लेडिंग दिए हैं उसने, 2 बिल ऑफ लेडिंग उसने दे दिए, एक 1 जून का दे दिया है और एक 6 जून का दे दिया है, एक 200 कार का है और एक 100 कार का है, लेकिन चूंकि फाइनली 300 कारें उस कस्टमर के पास में आ जा रही हैं तो ये पार्शियल शिपमेंट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अगर सेम वेसल, सेम जहाज, जैसे विक्रांत जहाज पर ही सारा सामान लद करके आ जाता है, मैंने ये भी बताया था कि 1 तारीख को दुबई में लगता है, उसके बाद में 6 तारीख को मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स में लगता है, 10 तारीख को यूनाइटेड किंगडम में सामान लादा जाता है और फिर इंडिया आता है, लेकिन वेसल अगर सेम है, एक ही यात्रा में वो सारा लेकर आ रहा है, तो इसे भी हम पार्शियल शिपमेंट नहीं कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ध्यान रखिएगा, पार्शियल शिपमेंट ये नहीं है। अब रिव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट, एक बार जो है इशूइंग बैंक या निगोशिएटिंग बैंक के पास में, इशूइंग बैंक या निगोशिएटिंग बैंक के पास में डॉक्यूमेंट आ गए लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड, एलसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट एक बार इशूइंग बैंक या निगोशिएटिंग बैंक के पास आ गए, तो दोनों बैंकों को, इशूइंग बैंक को भी 5 दिन जो है 5 बैंकिंग डे और निगोशिएटिंग बैंक को भी 5 बैंकिंग डे दिए जाते हैं उस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने के लिए, ताकि अगर आपको एक्सेप्ट है तो हाँ करिए, अगर नहीं एक्सेप्ट है तो ना करिए, लेकिन जो है 5 बैंकिंग डे दिए जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं बैंकिंग डेज पर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जब कस्टमर को हमने मौका दिया था तो +5 डे और -5 कैलेंडर डे दिए थे। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये कैलेंडर डे हैं कस्टमर के लिए, किसमें, यहाँ पर जब उसे डॉक्यूमेंट सबमिट करना था, प्रेजेंट करना था जब डॉक्यूमेंट, तो 5 दिन प्लस और 5 दिन माइनस अलाउ था। वो 15 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक दे सकता था, लेकिन ये कैलेंडर डेज थे। कैसे डेज थे? कैलेंडर, यानी 15 भी वर्किंग माना जाएगा, 16 भी, 17 भी, 18 भी, हर दिन को गिना जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब बैंक को रिव्यू करना है, अगर बैंक मान लीजिए सैटरडे संडे को बंद है तो बैंक उसे रिव्यू नहीं कर सकता है, तो उन दिन को छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए 26 जनवरी को, मान लीजिए 25 जनवरी को कस्टमर जो है लेटर ऑफ क्रेडिट दे गया, तो 26 जनवरी को छुट्टी है, 27 और 28 को अगर सैटरडे और संडे है तो 29 तारीख आई, 25 को कस्टमर दे गया था, तो उसके अंदर 5 वर्किंग डे उसको मिलते हैं, तो ये छुट्टी हो गई, ये छुट्टी हो गई, ये छुट्टी हो गई, तो ये पहला वो उसके लिए ये दूसरा हो जाएगा। 25 को वो दे गया तो ये 29 तारीख उसके लिए दूसरा वर्किंग डे होगा। ध्यान रखिए, वर्किंग डे का मतलब होता है जिस दिन बैंक पूरी तरह से पूरे दिन खुले रहें, उसे वर्किंग डे कहते हैं। तो इशूइंग बैंक और निगोशिएटिंग बैंक दोनों को 5 बैंकिंग डे मिलते हैं। मेरी इस बात पर ध्यान देंगे आप, इसे 5 बैंकिंग डे कह रहा हूं मैं, जबकि कस्टमर को देना था तो हमने 5 कैलेंडर डे कह दिए थे या 5 डे कह दिए थे। ओके, और यहाँ पर जैसे 5 डे मिलते हैं, वहाँ पर क्या था, कस्टमर को +5 डे और -5 डे था। उसके बाद में स्पेक्ट्रम ज़्यादा था, यदि हम 16 को जमा करेंगे तो 5 दिन लेकर के बैंक को 21 तक बता देना है, जबकि कस्टमर के केस में अगर 16 डेट होती तो वो 5 दिन इधर और 5 दिन इधर दोनों तरफ पाता है। ओके, ये कैलेंडर डेज हैं जो कस्टमर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने के लिए कस्टमर को 5 प्लस और 5 माइनस कैलेंडर डे दिए जाते हैं। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट जमा हो गया, उसकी स्क्रूटनी करनी है, बैंक को देखना है कि जो एलसी के अंडर में डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है कि नहीं है। मान लीजिए निगोशिएटिंग बैंक ने इशूइंग बैंक को लेटर ऑफ क्रेडिट का डॉक्यूमेंट भेजा कि इसको आप देख लीजिए, तो अब इशूइंग बैंक के पास 5 दिन है इस चीज़ को देख करके कंफर्म करने के लिए। उस 5 दिन के अंदर अंदर इसे इशूइंग बैंक को ये कंफर्म कर देना होगा कि हाँ मैं एग्री करता हूँ, सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, कुछ गड़बड़ है डॉक्यूमेंट में, तो वो निगोशिएटिंग बैंक को 5 दिन के अंदर अंदर ही, 5 वर्किंग डे के अंदर में ही उसे इन्फॉर्म कर देना होता है फ्रेंड्स। ओके, सबमिशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। अब ट्रांसपोर्ट, एक बार एक्सपोर्टर ने सारा सामान भेज दिया तो उसे बिल ऑफ लेडिंग मिल जाती है, राइट। पिछले लेक्चर में हमने देखा था बिल ऑफ लेडिंग क्या होती है। ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट होता है और ये प्रूफ होता है कि एक पोर्ट से सामान दूसरे पोर्ट पर पहुंचने के लिए निकल चुका है या पहुंच चुका है। ओके, तो बिल ऑफ लेडिंग को सबमिट करने के लिए या
शिपमेंट हो गई है इस बात का प्रूफ जो है सबमिट करने के लिए, जो बैंक के पास सबमिट करने के लिए जो एक्सपोर्टर होता है उसको 21 दिन का टाइम मिलता है फ्रेंड्स। ओके, कितने दिन का टाइम मिलेगा? बिल ऑफ लैडिंग को या एक्सपोर्ट हो गया है उस बात का सबूत देने के लिए कि मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें ये लिखा हो कि हाँ यहाँ से सामान शिफ्ट हो गया है, उसके लिए 21 दिन का टाइम मिलता है एक्सपोर्टर को। कितने दिन का? 21 दिन का टाइम मिलता है। और अगर 21 दिन के बाद जमा किया जाता है तो इसे स्टेल बिल ऑफ लैडिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? स्टेल, STALE। जैसे आपका 3 महीने के बाद चेक प्रेजेंट किया जाता है तो उसे आप स्टेल, बासी चेक कह देते हैं, वैसे ही स्टेल बिल ऑफ लैडिंग कहते हैं अगर 21 दिन के बाद सबमिट किया जाता है। नॉर्मली 21 दिन का टाइम मिलता है एक्सपोर्टर को अपना ये प्रूफ देने के लिए, बिल ऑफ लैडिंग जमा करने के लिए या शिपमेंट का प्रूफ देने के लिए निगोशिएटिंग बैंक को। ओके फ्रेंड, तो ये भी हमने समझ लिया कि इस सबमिशन ऑफ बिल ऑफ लैडिंग या ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए 21 दिन मिलते हैं। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ मंथ, यूसीपीडीसी क्या कहता है? एज पर यूसीपीडीसी 600 हमने क्यों कहा? क्योंकि ये 600वां पब्लिकेशन है। ओके, अगर किसी ने कहा कि ऐसा करिए कि आप मुझे मिडिल ऑफ मंथ में, किसी ने कहा कि मुझे मिडिल ऑफ मंथ में गुड्स डिलीवर कर दीजिए, तो इसका क्या मतलब है? मिडिल ऑफ मंथ अगर एलसी में लिखा हुआ है तो इस बात का क्या मतलब निकालना है? तो फ्रेंड्स मिडिल ऑफ मंथ का मतलब होता है 11 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। ओके, तो यहाँ पर जो ये कीवर्ड लिखे हैं, अगर किसी ने कहा मुझे बिगिनिंग ऑफ मंथ में आप गुड्स डिलीवर कर दीजिए, पहुँचा दीजिए, तो इसका मतलब एक्सपोर्टर को 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में कभी भी सामान पहुँचा देना है। 11 तारीख नहीं अलाउ होगी क्योंकि 11 तारीख मिडिल ऑफ द मंथ हो जाएगा। ओके, तो अगर 11 से 20 के बीच पहुँचाना है तो वो बोलेगा ऐसा करो आप मुझे मिडिल ऑफ द मंथ में दे दो। और अगर जो है 21 से लेकर लास्ट डेट, 30 का महीना तो 30 तारीख, 31 का है तो 31 तारीख, 28 का फरवरी है तो 28 तारीख, जो भी लास्ट डे आ जाए, तो 21 तारीख से लेकर के लास्ट डे ऑफ दैट मंथ, इसे हम एंड ऑफ मंथ कहते हैं। ओके, तो ये यूसीपीडीसी की लैंग्वेज है फ्रेंड्स। बिगिनिंग ऑफ मंथ का मतलब 1 तारीख से 10 तारीख, मिडिल ऑफ मंथ का मतलब 11 तारीख से लेकर 20 तारीख, और एंड ऑफ मंथ का मतलब 21 तारीख से लेकर के मंथ की जो लास्ट डेट है वो हो जाएगी। अब इसी में कई बार ये भी वर्ड होता है कि फर्स्ट ऑफ द मंथ, आप ऐसा करिए मुझे फर्स्ट ऑफ द मंथ में पहुंचा दीजिए, तो 1 महीने में 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक फर्स्ट हाफ हो जाएगा, और 16 तारीख से लेकर के जो भी लास्ट डे हो उसे हम क्या कहेंगे? आपका सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ। देखिए यहाँ दिक्कत क्यों आती? मान लीजिए फरवरी का महीना है, 28 दिन का होगा। अब वो कहता कि फर्स्ट हाफ में पहुंचा दो, तो आप सोचिए कि 1 से 14 तक पहुंचाना है, और अगर आप 16 को पहुंचाते तो वो कहता कि ये तो सेकंड, मतलब जो है यदि आप 15 को पहुंचाएं, मान लीजिए 1 तारीख से 14 तारीख में ना पहुंचा करके आपने 15 को पहुंचा दिया, तो वो बोलेगा ये तो सेकंड हाफ हो गया, मैंने आपको फर्स्ट हाफ में कहा था। तो यूसीपीडीसी कहता है या यूसीपीडीसी की गाइडलाइन कहती हैं कि कोई भी महीना हो, इस बात से मतलब नहीं है, 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में यदि आप पहुंचाते हो तो उसे फर्स्ट हाफ हम मानेंगे। क्या कहेंगे? 1 से 15 तक फर्स्ट हाफ मानेंगे, और 16 तारीख से लेकर के लास्ट डेट ऑफ दैट मंथ, उस महीने की लास्ट डेट चाहे जो भी हो, 28 का है तो 28, 29 का है तो 29, 30 का है तो 30, 31 का है तो 31, उस डेट तक हम हमेशा क्या मानेंगे? सेकंड हाफ ऑफ द मंथ कहते हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ का मतलब हुआ 1 तारीख से 15 तारीख, सेकंड हाफ का मतलब हुआ 16 तारीख से लास्ट डेट तक। बिगनिंग ऑफ द मंथ कह दिया तो 1 से 10 तक, मिडिल ऑफ द मंथ कह दिया 11 से 20 तक, एंड ऑफ द मंथ कह दिया 21 से 30 तक। ओके, उसके बाद में फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ को 1 से 15 तक, और सेकंड हाफ ऑफ द मंथ को 16 से लेकर के लास्ट वर्किंग डे तक कहते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर और बचता है फ्रेंड्स, इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको बता दिया था कि अगर लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखा ना हो इंश्योरेंस कितने का होना है, तो हमेशा CIF, कास्ट इंश्योरेंस और फ्राइट का नॉर्मली 110% बाई डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस होता है। ध्यान रखेंगे, यूसीपीडीसी गाइडलाइन के हिसाब से CIF, कास्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट, या CIP, कैरेज इंश्योरेंस पेड टू, है ना, इसका जो है 110% इंश्योरेंस होता है फ्रेंड्स। ओके, उसका अंदर 1-2 नए जो चेंजेस आए हैं जो यूसीपीडीसी में 500 में नहीं थे, जो 600 में ही आए हैं। 2 चेंजेस हैं। एक तो ये कि यूसीपी, मैंने आपको बताया ना, यूसीपी कहो या यूसीपीडीसी कहो एक ही बात है। यूसीपी अपने आप नहीं अप्लाई होता, पहली बात। पहले वो यूसीपीडीसी 500 अपने आप लागू हो जाता था, लेकिन ऐसा नहीं रह गया। यूसीपीडीसी 600 जब तक जो है लेटर ऑफ क्रेडिट में स्पेशली लिखा ना जाए कि जो ये एलसी है ये यूसीपीडीसी 600 गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, तब तक वो लागू नहीं होता है। लेकिन चूंकि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों डिस्प्यूट से बचना चाहते हैं, इसलिए वो इस चीज़ को लिख देते हैं कि ये जो एलसी है यूसीपीडीसी 600 के अंडर में ही
काम करेगी। ओके, तो ये आर्टिकल 1 कहता है यूसीपीडीसी 600 का कि यूसीपीडीसी डायरेक्ट अपने आप बाय डिफॉल्ट लागू नहीं होती है लेटर ऑफ क्रेडिट पर। किन लेटर ऑफ क्रेडिट पर कितनी तारीख से लागू हुआ है यूसीपीडीसी 600? 1/7/2007 से। तो 1/7/2007 के बाद जितनी भी एलसी बनी है, या 1/7/2007 से लेकर आगे जितनी भी एलसीयाँ बनी या बनेंगी, उन पर यूसीपीडीसी 600 अपने आप लागू नहीं होता, उसको आपको लिख करके बताना पड़ेगा। ओके, दूसरा रिवोकेबल क्रेडिट या रिवोकेबल एलसी जो थी फ्रेंड्स, वो यूसीपीडीसी 600 में ख़त्म कर दी गई है। अब इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट ही रह गया है, रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट रह नहीं गया। तो रिवोकेबल क्रेडिट जो है, जिसमें अमेंडमेंट या कैंसिलेशन ऑटोमेटिकली कर देता था बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए, नोटिस दिए हुए, वो सीज टू एग्जिस्ट इन यूसीपीडीसी 600। तो यूसीपीडीसी 600 में अब ये चीज़ रह नहीं जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर फ्रेंड्स कवर कर दी हैं। एक बार ये समरी के लिए मैंने बनाया है। अगर अमाउंट की बात होगी तो 10% से लेकर के प्लस माइनस 10% का हम अलाउ कर देंगे। अगर क्वांटिटी की बात होगी गुड्स के तो 5% का अलाउ करेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपको वहाँ कन्फ्यूजन करेगा। अमाउंट की बात होगी तो 10% का अलाउ करेंगे, क्वांटिटी की बात होगी तो 5% का। अगर कस्टमर ने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने हैं तो 5 +- 5 डे का हम देंगे, कैलेंडर डेज का फ्रेंड्स। ओके, कितने का? +- 5 दिन का कैलेंडर डेज का देंगे। यहाँ पर ये माइनस हटा दीजिएगा। डॉक्यूमेंट अगर बैंक ने रिव्यू करने हैं तो 5 बैंकिंग डेज मिलते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगर कस्टमर ने प्रेजेंट करना है तो 5 कैलेंडर डेज, और अगर बैंक ने रिव्यू करना है तो 5 बैंकिंग डेज होने चाहिए। कस्टमर को -5 और +5 दोनों मिलता है, ये हटा दीजिएगा फ्रेंड्स, गलती से रह गया है। और बैंक को केवल +5 मतलब 5 दिन और मिलते हैं। एक्सपायरी डेट अगर हॉलीडे है तो नेक्स्ट वर्किंग डे, राइट। अगर एक्सपायरी डेट ऐसे दिन पर है जब हॉलीडे पड़ता है तो नेक्स्ट वर्किंग डे पर एलसी निगोशिएट की जाएगी। और इसी में हमने फोर्स मेज्योर का कॉन्सेप्ट समझा था। यदि दंगे हो जाएं, वार छिड़ जाए, या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से बैंक बंद है और एक्सपायरी डेट उसी दिन को है, तो इस लेटर ऑफ क्रेडिट को बैंक एंटरटेन नहीं करते हैं। इंश्योरेंस का भी मैंने आपको बताया कि जो कास्ट इंश्योरेंस फ्राइड का 110% अगर लिखा नहीं है तो 110% माना जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखिए क्वांटिटी लिखी नहीं होनी चाहिए। अगर क्वांटिटी लिखी है तो +- 5% नहीं होगा। जितनी अगर लिखा है कि 2 लाख कार होनी चाहिए तो 2 लाख कार होनी चाहिए, लेकिन अगर क्वांटिटी लिखी नहीं है तो +- 5% का अलाउ होगा। अमाउंट में अबाउट लिखा होना चाहिए या अप्रॉक्सीमेट लिखा होना चाहिए, तब ये अलाउ होगा। ओके, डॉक्यूमेंट में +5 दिन और -5 दिन का कस्टमर को मिलता है, लेकिन कैलेंडर डेज मिलते हैं। बैंक को 5 दिन के ही टाइम मिलता है रिव्यू करने के लिए, हर बैंक को, निगोशिएटिंग को भी, इशूइंग बैंक को भी। एक्सपायरी डेट अगर छुट्टी वाले दिन है तो अगला वर्किंग डे ठीक रहेगा। अगर फोर्स मेज्योर हो गया है तो उस लेटर ऑफ क्रेडिट को एंटरटेन नहीं करेगा, फिर उसे एलसी को अमेंड करवा करके उसकी एक्सपायरी डेट बढ़वानी पड़ती है। इंश्योरेंस के केस में अगर 110% मतलब अगर लिखा नहीं है तो 110% ऑफ CIF वैल्यू होता है। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट या डेट ऑफ शिपमेंट से बिल ऑफ लैडिंग को या ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के बिल ऑफ शिपमेंट से 21 दिन का टाइम मिलता है, और अगर 21 दिन के बाद सबमिट की जाती है तो उसे स्टेल लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि बैंक जो है डॉक्यूमेंट में डील करते हैं, उनको गुड्स की कंडीशन से कोई लेना देना नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि जो है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।